हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग क्लासेस में। मैं रितेश सर, आपका बायोलॉजी टीचर। हम लोग जो है रैपिड क्रैश कोर्स लेके आए हुए हैं, आप सबको पता होगा। तो हम सबसे पहले जो है हम लोग उसी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप ये मानिए कि यहां से अगर आप पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं अगर वो पढ़ते हैं आप सिर्फ, तो इतना जरूर मानिए कि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग जो है कुछ चीजों को देख लेंगे कि हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें अटेम्प्ट कैसे करना है और हमें जो है लिखना कैसे है। कई बार बच्चों को सभी चीजें रहती है, लेकिन होता क्या है कि आपको जो एक लिखने का जो पैटर्न होता है वो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप अच्छा मार्क्स ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो पहले कुछ क्वेश्चंस को ना मतलब देखेंगे अभी, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करेंगे और उसमें क्या लिखेंगे इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेश्चन है उसको हम मान लेते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चंस के हर पहलू को डिस्क्राइब करना है। कभी कभी एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है, अभी हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है वो देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग पूरा सोचेंगे कि 1.5 से 2 पेज हम लोग लिखे। ठीक है, और सारे एक्सपेक्ट को कवर करें। तो सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए कि परिभाषा पूछा गया है, ठीक है, परिभाषा अगर पूछा गया है तो परिभाषा लिखेंगे और हर परिभाषा में हम सोचेंगे कि उदाहरण कैसे लिखें। ठीक है, उदाहरण एकदम मस्ट है। जो बच्चा परिभाषा के साथ उदाहरण लिखता है समझिए कि उसको जो है अच्छा नंबर आता है। तो उदाहरण या एग्जाम्पल जो है आपका वो कभी नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद हम आपको क्या सिखाएंगे, ये तो अभी सभी लोग करते होंगे। हम क्या आपको सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको कि मान लेते हैं कि फ्लो चार्ट आप कैसे बना सकते हो, डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सब करने से ऐसा नहीं कि इसमें आप लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे, लेकिन क्या है कि फ्लो चार्ट आप बनाते हैं तो देखने में सुंदर लगता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं पूछ रहा है, टाइप्स पूछ रहा है किसी भी चीज का, मान लो कि हमसे पूछा कि अलैंगिक जनन का जो है प्रकार बताइए, अलैंगिक जनन का प्रकार बताइए, तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन का प्रकार 1 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन यहां लिख दिए, फिर ऐसे करके फ्लो चार्ट बना दिए, और आप ही बताइए सुंदर कौन सा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये चीज हम आपको सिखाएंगे कि लिखना कैसे है ताकि जो है मैक्सिमम मार्क हम ग्रैब कर सके। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आप सबको। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग उसको आराम से देखेंगे कि करना क्या है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हमें 1.5 से 2 पेज हम कोशिश करेंगे लिखने का। आइए देखते हैं क्या लिखा है। मुकुलन क्या है। ठीक है, मुकुलन क्या है तो परिभाषा पूछा है, इसके विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित। तो देखिए अब कहेगा सर उदाहरण तो इसमें पूछ रहा है, इसमें तो नहीं कह रहा है, लेकिन नहीं, जहां भी अगर परिभाषा रहेगा उदाहरण हम लिखेंगे। बोल रहा है उसके प्रकार को, जो उसका विभिन्न प्रकार है उसको उदाहरण सहित वर्णन करें। यह द्विखंडन से कैसे भिन्न है ये भी दिखाना है आपको, कि डिफरेंस भी दिखाना है कि द्विखंडन से कैसे अलग है। इंग्लिश में कैसे लिखा है कि व्हाट इज बडिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद सुटेबल एग्जांपल्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 पहलू है, 3 चीज दिया हुआ है, देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में 3 चीज दिया हुआ है। तो हम तीनों चीज को जो है, तीनों प्रश्न को जो है अच्छे से बारीक से आराम से हम लोग जो है इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले पूछा है कि मुकुलन क्या है। ठीक है, तो मुकुलन के बारे में लिख लेते हैं, आइए। ठीक है, तो हम लोग जो है मुकुलन के बारे में क्या लिखेंगे कि मुकुलन क्या है मेरे भाई, क्या बताओ। तो अब सबको पता होगा कि मुकुलन सबसे नॉर्मल जो है कॉमन एग्जांपल है, आप कह सकते हैं। तो बोलेंगे सर मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा है, अलैंगिक जनन है। चलिए ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखे कि अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है तो बोलेंगे सर जनक के शरीर पर जो है लिखेंगे जिसमें जनक के शरीर पर, जिसमें जनक मतलब कि जो पेरेंट है, जनक का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे पेरेंट्स। ठीक है, जिसमें जनक के शरीर पर, जिसमें जनक के शरीर पर, ठीक है, शरीर पर क्या बन जाता है तो बोलेंगे सर मुकुल बन जाता है या कली बन जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि शरीर के कली का, ठीक है, तो क्या लिखेंगे जिसमें
जनक के शरीर पर कलिका फूटने से संपन्न होती है। कलिका, जिसको कि हम लोग मुकुल भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे, कलिका फूटने से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है, ठीक है ना। जो जनक के शरीर पर कलिका फूटने से, आप यहां लिख लीजिए, जो जनक के शरीर पर कलिका फूटने पर संपन्न होता है, ठीक है, संपन्न होता है, ठीक है, क्या होता है, कलिका फूटने पर संपन्न होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया आप सबको, ठीक है, कलिका फूटने पर संपन्न होता है। इस कलिका को हम लोग क्या कहते हैं, बोलेंगे सर मुकुल कहते हैं। जिस कलिका को मुकुल कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि शरीर, जनक के शरीर पर, मतलब कि पेरेंट्स पर, जिससे कि जो है नए बच्चे का जन्म होना है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, जनक के शरीर पर एक कलिका निकल जाता है, वहां संपन्न होता है। कलिका को हम लोग मुकुल कहते हैं, कलिका को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ठीक है, जो कि बाद में विकसित होकर क्या होता है, एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है, ठीक है। मुकुल जो है, लिखेंगे, ठीक है, मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया, ठीक है, निर्माण करता है। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। अब परिभाषा को देख रहे हैं, फिर से क्या लिखा है कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अब एक चीज और हम आपको यहां बताते हैं, देखिए, आपको क्या करना है ना, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो मुख्य बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज, उसको अंडरलाइन कर देंगे, ताकि एग्जामिनर का जो है उस चीज पर वहां पर नजर जाए, ठीक है, समझ में आया आप सबको, ठीक है। जैसे कि इसमें अलैंगिक जनन, मुकुल, ये सब क्या है, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप समझ लीजिए है इसका, ठीक है। तो ऐसे अंडरलाइंस कर देंगे ताकि जो एग्जामिनर है ना, उसका क्या हो, डायरेक्ट नजर जाए। मान लेते हैं कि एग्जामिनर ये पूरा नहीं पढ़ता है, तो अगर हमारा सिर्फ अगर कीवर्ड्स अगर वो देख लेता है, तो यहां से उसको समझ में आ जाएगा कि इसने, लड़के ने या इस लड़की ने, इस बच्ची ने पूरा आंसर लिखा है। क्या लिखा है, मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है, जो जनक के शरीर पर कलिका फूटने से पर संपन्न होता है। जिस कलिका को मुकुल कहा जाता है, मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है। चलिए, परिभाषा तो हो गया हम, लेकिन आपको क्या बताए थे, परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी लिखना है। तो यहां हम क्या लिख देंगे, जैसे, जैसे किसमें होता है ये, तो ये हम सबको पता है किसमें होता है, तो बोलेंगे सर हाइड्रा में होता है, ठीक है, हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में और ईस्ट में होता है। अब जैसे देखिए, यहां अगर हम इस चीज को देखना चाहें कि हाइड्रा में कैसा होता है, अगर आपको मान लेते हैं कि टाइम है, आप ड्राइंग कर सकते हो तो ड्राइंग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम एक रफ डायग्राम ही बना लेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके दिखा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रा हो गया। इसी में ऐसा क्या होता है, यहां पर एक जो है आपको मुकुल पैदा हो जाता है। तो हम इसको दिखा सकते हैं कि ये हाइड्रा है, और इसको ऐसे घेर करके हम लिख सकते हैं कि ये मुकुलन है या मुकुल है, ऐसे करके लिख सकते हैं। बताइए, ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत है इसमें, है कोई, बोलेंगे नहीं सर, तो क्या लिखेंगे कि हाइड्रा में हम दिखा सकते हैं, मुकुल दिखा सकते हैं। बाद में हम इसको, इस डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बाद में ये क्या होता है कि एक संपूर्ण जो है जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास टाइम है, आपको ये करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हाइड्रा का जो फोटो होता है उतना स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए ये फोटो बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन बना दोगे तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसके विभिन्न प्रकार को उदाहरण सहित वर्णन करें। इसका विभिन्न प्रकार क्या होता है लिखेंगे, ठीक है। मुकुलन के विभिन्न प्रकार, मुकुलन के प्रकार। अब देखिए हम जो है प्रकार में ऐसे भी लिख करके यहां बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन लिख सकते हैं, अंतर्जात मुकुलन लिख सकते हैं, ठीक है। बाह्य मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां क्या चाह रहे हैं आपसे कि इसको आप थोड़ा सा डायनेमिक करके लिखिए। आइए देखिए, हम इस तरह से जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप डायनेमिक करके लिखिए, ताकि जो है आपको दूसरे के मुकाबले आपका कॉपी थोड़ा सा अलग लगे दिखने में। जैसे देखिए, मुकुलन लिख दिए, एक फ्लो चार्ट बना दिए, लिख देंगे सर बाह्य मुकुलन, ठीक है, और अंतर्जात मुकुलन, ठीक है, अंतर्जात मुकुलन। ये समझ में आप सबको? तो बस ऐसा एक फ्लो चार्ट अगर आप बना देते हैं ना, तो आपका कॉपी दूसरों से बहुत डायनेमिक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात समझिए, समझ गए आप लोग? ये ध्यान रखने की बात है। तो मुकुलन, बाह्य मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। लेकिन याद रखिए, इसमें एक्सप्लेन करने भी कर रहा है, तो एक एक करके अब हम लोग एक्सप्लेन भी कर देंगे। जैसे कि अब लिख देंगे बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन। अब बाह्य मुकुलन का मतलब आपको पता है, जो कहते हैं एक्सो, है ना, एक्सो बडिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं, ठीक है, एक्सोजीनस बडिंग, ठीक है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। तो एक्सोजीनस बडिंग में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है कि जनक के शरीर के बाहरी सतह पर जो है एक कली का निर्माण होता है, जो बाद में विकसित होकर के एक नया रूप ले लेता है। तो इसमें बस इतना ही लिखना है कि जनक के शरीर के बाहरी सतह पर, ठीक है। क्या लिखेंगे कि बाह्य मुकुलन में, क्या लिखेंगे? बाह्य मुकुलन में, बाह्य मुकुलन में जनक के शरीर के बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर कलिका का निर्माण, या आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि मुकुल का निर्माण, ठीक है। बाहरी सतह पर कलिका का निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है। अब देखिए, ये नाम से ही स्पष्ट है। अब मुकुलन में हम ये तो जान गए कि सर मुकुलन में क्या होता है कि जनक के शरीर पर बनता है। ये हो सकता है शरीर के अंदर बने या शरीर के बाहर बने, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, बस आपको पता ये होना चाहिए कि इसमें बाह्य मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन होता है। इसमें हाँ, इसके बाद क्या परिभाषा तो लिख दिए। इसका मतलब क्या होता है आपको? उदाहरण लिखना नहीं भूलना है, उदाहरण लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। समय आप सबको निर्माण होता है जो बढ़कर नया जीव बनाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो बढ़कर या विकसित होकर, बढ़कर विकास करके नया जीव बनाता है, ठीक है। समय आप सबको कि बाहर में तो शरीर के बाहर होता है, जैसे ये फोटो बताए थे वैसा ही है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखिएगा? इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो फिर इसका एग्जाम्पल सेम हो जाएगा, तो लिख देंगे जैसे, कहां पर? तो बोलेंगे सर हाइड्रा पे, हाइड्रा और ईस्ट में, ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। ये समझ में आप सबको? तो हमने देखिए इससे पहले क्या किया, मुकुलन के बारे में लिखा, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, मुकुलन के बारे में लिखा। तो क्योंकि मुकुलन पहले पूछा था, तो मुकुलन के बारे में लिख लीजिए। विभिन्न प्रकार के बारे में लिखा है, तो एक प्रकार हम लोग बता दिए हैं, दूसरा प्रकार लिख लेते हैं। दूसरा प्रकार जो है आइए लिख लेते हैं। दूसरा क्या है इसका? अंतर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन मतलब कि इंडोजीनस बडिंग। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है,
इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और डिफरेंट किस मायने में होता है अगर हम इसको देखें तो हम बोलेंगे सर डिफरेंट इस मायने में इसलिए हो जाता है क्योंकि शरीर के अंदर तो निर्माण होता है, शरीर के अंदर तो निर्माण होता है, लेकिन शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का जो है ना, एक विशेष प्रकार का जेम्यूल बन जाता है, एक विशेष प्रकार का जो है उभार बन जाता है, इसको हम लोग जेम्यूल के नाम से जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कैसे लिखेंगे कि अंतरजात मुकुलन में, तो हम यहां से लिखते हैं में, ठीक है, ठीक है, अंतरजात, इसको व्हाइट से ही लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, आप सबको दिखेगा भी। तो हम क्या लिखेंगे कि अंतरजात मुकुलन में जनक, ठीक है, जनक के शरीर के अंदर, जनक के शरीर के अंदर, तो आपको पता है कली तो निर्माण करेगा, ये तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन जनक के शरीर के अंदर, ठीक है, जनक के शरीर के अंदर बनती है, ठीक है। क्या अंतरजात मुकुलन में अंतरजात मुकुलन में जनक के शरीर के अंदर कलिका बनती है। कलिका मतलब कि मुकुल बनता है, जो कि एक विशेष प्रकार के, क्या लिखेंगे, जो कि एक विशेष प्रकार के, ठीक है, समझ में आया आप सबको, और विशेष संरचना जैसी, ठीक है। क्या लिखे, अंतरजात मुकुलन में जनक के शरीर के अंदर कलिका बनता है जो विशेष संरचना, जो विशेष संरचना, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके लिए क्या होता है कि अंदर में जो बनता है ना उसके लिए एक विशेष संरचना होता है। क्या होता है, एक विशेष संरचना बनता है, ठीक है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि जो विशेष संरचना, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष संरचना जेम्यूल, क्या लिखेंगे, जैसे जेम्यूल, ठीक है, जनक के शरीर के अंदर कलिका बनता है जो विशेष संरचना जैसे जेम्यूल, जैसे जेम्ब्यूल में विकसित करता है, विकसित होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि शरीर के अंदर एक नया जो है विशेष, आप ये समझिए, ठीक है, समझ में आप सबको, विशेष संरचना बनती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें बस, ठीक है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं जेम्यूल को, ठीक है। तो अंतरजात मुकुलन में जनक के शरीर के अंदर कलिका बनता है जो विशेष संरचना जैसे जेम्यूल में विकसित, जो जेम्यूल के जो विशेष संरचना जैसे जेम्यूल में विकसित होती है। अब ये विकास करके नया जीव बना लेगा, यही ना होगा, जो विकास करके क्या करेगा, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे जो बाद में वातावरण के संपर्क में आकर नया जीव, जो बाद में वातावरण के संपर्क में आकर नए जीव में, आप ऐसे लिख लीजिए, नए जीव में विकसित, नए जीव में विकसित होती है। क्या लिखे इसमें हम लोग कि अंतरजात मुकुलन में जनक के शरीर के अंदर कलिका बनता है जो विशेष संरचना जैसे जेम्यूल में विकसित होता है, जो बाद में वातावरण के संपर्क में आकर नए जीव में विकसित होती है। यह समझ में आप सबको। अब इसका एग्जाम्पल कहां है, इसका उदाहरण भी लिखेंगे, उदाहरण कभी भूलना नहीं है हम लोग को। तो उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, स्पंज। उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, स्पंज में। किसमें होता है, स्पंज में होता है। तो हमने देखिए मुकुलन लिखा, उसका उदाहरण दिए, इसके दिन जितने प्रकार है उसके बारे में लिखा, उसका उदाहरण दिए। अब हमको एक क्वेश्चन में क्या था कि ये द्विखंडन से कैसे अलग है, तो क्या लिखेंगे, ये द्विखंडन से कैसे अलग है। तो हम सीधा इसमें जो है कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें जो है जब भी हमसे कभी डिफरेंस पूछेगा तो हम मुकुलन लिख देंगे एक साइड, दूसरे साइड लिख देंगे द्विखंडन। अब जिससे ही पूछ रहा हो
ठीक है, द्विखंडन। समझ में आया आप सबको? मतलब कि बाइनरी फिजन। द्विखंडन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन। इसका मतलब क्या होता है? बडिंग। देखिए, चलिए आइए, तो पहला डिफरेंस में हम लोग जो है इसका क्या लिख सकते हैं? परिभाषा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें परिभाषा लिखने में? नहीं। जैसे मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में क्या होता है तो बोलेंगे सर देखिए, इसमें जो नया जीव बनता है वो समान आकार का नहीं होता है। ऐसा होता है क्या कि नया जीव जो है जनक के जैसा होता है, जो उसके पेरेंट्स है उसके जैसा होता है? बोलेंगे नहीं सर। तो हम क्या लिखेंगे कि असमान विभाजन होता है। क्या लिखेंगे? असमान विभाजन होकर एक छोटे जीव का निर्माण होता है। हम क्या लिखेंगे? असमान विभाजन होकर एक छोटे जीव का निर्माण होता है। किसमें? मुकुलन में। ठीक है, क्या होता है? एक असमान विभाजन होकर के, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जनक है उससे जो नया जीव बन रहा है वो छोटा है कि नहीं? वो क्या है? छोटा है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये तो अभी हम लोग देख ही रहे थे। लेकिन द्विखंडन में क्या होता है? द्विखंडन में ये होता है कि सर जनक से जो नए बच्चे बन रहे हैं वो समान आकार के होते हैं। क्या होते हैं? समान आकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि सममित विभाजन होता है। क्या लिखेंगे? सममित विभाजन होता है। ठीक है, होता है जिससे समान आकार के जीव बनते हैं। जिसे समान आकार के जीव बनते हैं। चलिए, ये तो पहला हम लोगों का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, पहला अंतर हो गया। इसमें कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। क्या लिखे? असमान विभाजन होता है होकर एक छोटे जीव का निर्माण होता है। सममित विभाजन होता है जिससे समान आकार के जीव बनते हैं। ये समझ में आएगा आप सबको? दूसरा देखिए कि जो हमारा बर्डिंग होता है, जो मुकुलन होता है, इसमें जो आपको नए जीव बनते हैं तो जो जनक है, जो पेरेंट्स है, वो ज्यों का त्यों रहता है कि नहीं? जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा से नया हाइड्रा बना तो जो पुराना हाइड्रा है वो तो है ही ना। उसमें कोई दिक्कत है? उसमें कोई डिफरेंस है? नहीं ना है, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, वो तो वैसे ही है। लेकिन एक चीज देखो कि जो द्विखंडन होता है उसमें जनक बचता है। जनक जो रहता है, बताइए तो? नहीं रहता जनक जो है गायब हो जाता है, जनक रहता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? जनक जो है एक जनक जो है एक स्वतंत्र जीव के रूप में बना रहता है। क्या लिखेंगे? जो जनक जो है, जनक मतलब कि पेरेंट, जनक एक स्वतंत्र जीव के रूप में बना रहता है। ठीक है, जनक एक स्वतंत्र जीव के रूप में बना रहता है मुकुलन में। लेकिन इसमें बना रहता है क्या? बताइए जरा। इसमें है जनक तो गायब हो जाता है, जनक बचता है नहीं ना। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर इसमें जनक दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जिससे जनक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मतलब कि इसमें जनक बचता नहीं है, जनक तो खत्म हो गया, जनक है ही नहीं। समझ में आ रहा है आप सबको?
जनक जो है इसमें है ही नहीं, बचा ही नहीं। अब एक चीज देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसमें पाया था, अमीबा में, तो इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं आप लोग। हम एक और इसका डिफरेंस लिखेंगे, आगे लिख देंगे, अभी यहां देख लीजिए बस। तो देखिए जो अमीबा है, अमीबा दो नए अमीबा में बन जाता है, दो नए अमीबा में बन गया, दो नया बन गया, डॉक्टर बन गया। तो जो पुराना अमीबा है वो तो खत्म हो गया है ना, तो वही लिखा है कि इसमें जनक दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ये जनक है, दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो गया, इससे जो जनक है, जो पेरेंट्स है, वो तो खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं, क्योंकि यही तो बना है दो गो में। लेकिन इसमें ऐसा होता है, बोलेंगे नहीं सर, इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, इससे नया जो है हाइड्रा बना, मान लेते हैं इससे क्या हुआ कि ये कलिका है, इससे नया हाइड्रा बना, नया हाइड्रा बना मान लीजिए, तो ये हाइड्रा तो है ही ना, इसका जो पेरेंट्स वो तो है ही ना, तो जनक एक स्वतंत्र जीव के रूप में बना होता है। ये अंतर है कि नहीं है, बताइए, ये अंतर है? नोट कीजिए, तब तक हम लोग जो है पानी पी लेते हैं। पानी है सर उसमें, तब तक आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखिए क्या है, आपको हम यही लिख देते हैं कि मुकुलन में क्या होता है, एक जीव का निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। इसमें दो नए जीव का निर्माण होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मुकुलन में एक नए जीव का निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, तो लिखेंगे सर दो नए जीव का निर्माण होता है, दो नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिफरेंस लिख दिया है लगभग अच्छा खासा, ये समझ में आया आप सबको, बताइए, ठीक है। तो हम लोग आइए क्वेश्चन को देखते हैं फिर से, क्या हम लोगों ने सब कुछ लिखे क्या हम लोग? चलिए देखिए, हमने क्या लिखा कि मुकुलन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को भी लिखे, उदाहरण सहित हम लोगों ने लिखा, फिर द्विखंडन से कैसे भिन्न है ये भी हम लोगों ने लिख लिया। एक बार शुरू से इसको पढ़ लेते हैं तो जब समझ में आ जाएगा। देखिए सिर्फ आप सुनिएगा ना, अच्छे से अगर सुन भी लेते हैं बैठ करके, ठीक है, तो जो है आप इतना तो कैपेबल हो जाइएगा कि आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। अब हम बोलते भी उतना ही तगड़ा तरीके से हैं कि आप लोग जो एकदम मस्त एक ही बार में दिमाग में घुस जाएगा आपके, ठीक है ना। आप कितना भी आपका दिमाग में दरवाजा बंद रहेगा, इतना जोर से बोलेंगे कहीं ना कहीं से लिख करके घुस ही जाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखे कि मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ये तो समझ में आ गया आप सबको। जो जनक के शरीर पर कलिका फूटने से संपन्न होता है, जिस कलिका को मुकुल कहा जाता है, मुकुल विकसित होकर के एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है, और उदाहरण में हाइड्रा और ईस्ट हमने देखा। नेक्स्ट में आप फोटो बना सकते हैं, बनाना है तो, नहीं बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा सच है नहीं। मुकुलन के प्रकार हो गए, मुकुलन को हम लोग फ्लो चार्ट में दिखा देंगे कि बाह्य मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। फिर हमने बाह्य मुकुलन के बारे में लिखा कि जनक के शरीर के बाहरी सतह पर जो है एक कलिका बनता है, ये समझ में आप सबको, जैसे कि हाइड्रा और ईस्ट। अंतर्जात मुकुलन में हमने देखा कि नहीं सर, एक जेम्यूल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक जेम्यूल का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है आप सबको, और अंदर की तरफ बनता है, और फिर ये वातावरण के संपर्क में आकर के एक नया जीव में विकसित होता है, जैसे कि स्पंज में। उदाहरण याद रखिएगा, ये उदाहरण आदमी को याद नहीं रहता है, हाइड्रा जो उदाहरण है वो सबको याद रहता है, लेकिन स्पंज भूल जाइएगा, है कि नहीं, स्पंज भूल जाइएगा आप लोग, क्योंकि ये जल्दी याद नहीं रहता है। उसके बाद हम लोगों ने जो है इसमें जो डिफरेंस है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने देखा, और फोटो भी इसके अंदर बना सकते हैं यार, एक डिफरेंस आपका फोटो भी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन क्या है। क्या लिखा है कि अलैंगिक जनन क्या है, समझ रहे हैं आप सबको। इनकी विभिन्न विधियों का नाम लिखें तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को समझिए, क्या लिखा है, तथा इनकी विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें जितना विधि है उसका विशेषता देने लगता है, नहीं हमको अलैंगिक जनन की, अब जैसे इसका जो विशेषता होगा वही विशेषता तो अलैंगिक जनन का भी होगा ना, है कि नहीं, कि अलग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना जी, बताइए, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो विशेषता अलैंगिक जनन का है वही उसके प्रकार का भी विशेषता होगा, समझ रहा है। तो विशेषता को अलग करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है।
तो हम क्या लिखेंगे भाई कि अलैंगिक जनन क्या है? एक प्रकार का प्रजनन है। एक प्रकार का क्या है? प्रजनन है। तो लिखेंगे, आइए, लिखेंगे कि अलैंगिक जनन एक प्रकार का प्रजनन है जो बिना युग्मक संलयन के अब देखो इसमें युग्मक संलयन नहीं होगा, मतलब कि गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमिट फ्यूजन। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, दो गैमेट्स तो नहीं मिल रहे हैं। क्या लिखेंगे कि जो बिना युग्मक संलयन के एक ही जीव से, क्या लिखेंगे? बिना युग्मक संलयन के एक ही जनक से आनुवांशिक रूप से, ठीक है, जो बिना युग्मक संलयन के एक ही जनक से, ठीक है, इसमें जिसमें लिख दीजिए, जिसमें बिना युग्मक संलयन के एक ही जीव से आनुवांशिक रूप से समान आनुवांशिक रूप से समान, ठीक है, नए जीव बनते हैं। ठीक है, नए जीव बनते हैं या संतान पैदा होती है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान जीव से आनुवांशिक रूप से समान, ठीक है, संतान पैदा होता है। समझ में आया आप सबको? संतान पैदा होता है। क्या लिखा है? अलैंगिक जनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें बिना युग्मक संलयन के एक ही जीव से आनुवांशिक रूप से समान संतान पैदा होता है। मतलब क्या देख रहे हैं अब इसमें? इंपॉर्टेंट क्या है? आनुवांशिक रूप से समान। तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। ये समझ में आया आप सबको? आनुवांशिक रूप से समान मतलब इसमें जो बच्चा बनेगा, इसमें जो नया जीव बनेगा, ठीक है, या जो संतान पैदा होगा, उसका जो आइडेंटिटी होगा, क्रोमोजोमल आइडेंटिटी होगा, वही जो है उसके पेरेंट्स का भी होगा। अभी देखो हूबहू, वो भी हूबहू, जैसे कि आप देखते हैं कि जो सूरज आप देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं उसको, आदि, आदि खाते हैं ना आप लोग, आदि खाते हैं ना हम लोग। तो आदि को क्या करते हैं आप लोग? आदि को काट दीजिए, जिसमें कि उसका रूट, तो उसको क्या कीजिए, सेम आदि को आप काट करके आप रोप दो जमीन के अंदर डाल दो, तो फिर एक नया पौधा बन जाएगा। और फिर उसमें नीचे की उसकी जमीन के अंदर में आदि बनना शुरू होगा। तो उसमें जो अब फिर से नया आदि बन रहा है, उसमें जो और नए आदि जो है उसमें आ रहा है, वो और उससे जो पहले जिससे वो बना है, उन दोनों का जो अनुवांशिक जो है, अनुवांशिकता क्या होगी? समान होगी। वही लिखा है अनुवांशिक रूप से समान होगा। ये समझ में आप सबको? जैसे कि देख लीजिए गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल को मान लो कि ठल्ली काट करके तुमने कहीं रोपा और वो लग गया, तो जो गुलाब का फूल नया है, जो नया लगा है ठल्ली से, और जो पहले पुराना था, वो दोनों क्या होंगे? अनुवांशिक रूप से समान होंगे। है कि नहीं? अनुवांशिक रूप से क्या होगा? समान होगा। ये तो है ना? बोलेंगे ये सही, तो बात समझ में आ रहा है। तो अनुवांशिक रूप से क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इनके विभिन्न विधियों का नाम लिखे, इसके जो है अलग अलग विधि भी लिखे। आइए हम लोग जो है इसके विधियों के बारे में लिखते हैं। तो हम क्या बोले थे आपको? फ्लो चार्ट से हम बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अलैंगिक जनन, और इसमें टाइप्स कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इस तरीके। तो पहला हो गया क्या हमारा? मुकुलन, मुकुलन। उसके बाद हमारा क्या हो गया? तो हम क्या लिखेंगे मुकुलन के बाद? द्विखंड। मुकुलन तो हो गया आपका। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? द्विखंडन, द्विखंडन। उसके बाद विजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं, विजाणु निर्माण। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं इसको? बडिंग। द्विखंडन को फीजन या बाइनरी फीजन, विजाणु निर्माण को
क्या लिखेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। और ये क्या हो गया हमारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टेटिव प्रोपोगेशन। तो ये हमारे चार टाइप्स होते हैं मुख्यतः, ये समझना आप सबको क्या होते हैं, चार टाइप्स होते हैं, ठीक है, समझना आप सबको। तो बीजाणु निर्माण और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन, इसको बोलते हैं कायिक जनन। अब देखिए यहां पर आपको फ्लो चार्ट से क्या अच्छा होगा ये हम आपको बता, देखिए अब इसका तो आपसे नहीं पूछा है कि इसके भी टाइप्स लिखे, नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप फ्लो चार्ट जो बना है ना, जिसमें आपका स्कोप ये भी है कि आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखें कैसे, देखिए जैसे कि मुकुलन है मान लो, तो मुकुलन हम ऐसे लिख दिए कि बाह्य मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। बताइए लिख सकते हैं। फिजन में भी हम लिख सकते हैं क्या, द्विखंडन बहुखंडन, ठीक है, और द्विखंडन और बहुखंडन लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, ठीक है ना। इसको द्विखंडन लिख करके विखंडन लिख दीजिए आप लोग, यहां द्विखंडन लिखा गया, इसको आप विखंडन लिख दीजिए, ठीक है, विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लिखना है तो आप लिख दीजिए राइजोम, सकर, इस तरीके से आप जो भी आपका आता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। स्कोप है कि नहीं है, स्कोप है, बताइए स्कोप है कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट अगर हम लोग जो बनाते हैं तो हमारे पास ये भी स्कोप है कि इसके भी हम लोग जो है टाइप्स को दिखा सकते हैं। ये स्कोप आप जब ए 1 2 अगर लिखिए तो वहां नहीं लिखा सकते हैं आप, झूठ मूठ का, क्योंकि इसे पूछ भी नहीं रहा है। लेकिन अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, है कि नहीं पड़ेगा। अब क्या करा कि इसको इसका डिस्क्राइब कीजिए, यही बोल रहा है ना। तो मान लो कि इसमें तो हम लोग द्विखंडन, मुकुलन और विखंडन तो हम लोग डिस्क्राइब कर दिया इससे पहले तो हम दोनों डिस्क्राइब कर चुके हैं। अरे डिस्क्राइब नहीं किए जी, पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन में मुकुलन यहां लिखा हुआ है, मुकुलन देखो, मुकुलन यहां लिखा हुआ है, तो इसके बारे में नहीं लिखेंगे, डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और वहीं पर जब हम लोग डिफरेंस लिख रहे थे तो हम लोगों ने द्विखंडन के बारे में डिस्क्राइब कर ही दिया है, तो उसके बारे में नहीं लिखेंगे, है ना। आइए हम लोग जो है ना इसके बाद जो है हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, अभी हम लोग स्पोर फॉर्मेशन जो बीजाणु निर्माण है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। वहां से आप लोग लिख सकते हैं, है ना, बीजाणु निर्माण मतलब कि स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है, और बीजाणु क्या होते हैं कि जब अनुकूल परिस्थिति है तब तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको जब प्रतिकूल स्थिति है, जबकि ऐसा स्थिति नहीं है जिसमें कोई नया जीव बना सकता है, तो वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगा तो वो एक नए जीव में बदल जाता है। समझ रहे आप सबको। तो बीजाणु निर्माण में क्या होता है कि बीजाणु निर्माण में जीव विशेष बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। क्या लिखेंगे कि बीजाणु निर्माण में जीव विशेष बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। क्या होता है, विशेष बीजाणु निर्माण करते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में मान लो कि क्या है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तब क्या लिखेंगे, में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित तो रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जो जीवित रह सकते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति में नए जीव का निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण
करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। कब? जब अनुकूल परिस्थिति हो जाता है तब। आपको यह बताना है कि स्पोर फॉर्मेशन किस में पाया जाता है। उदाहरण क्या है इसका, बताइए। तो इसका उदाहरण क्या है? आपको कवक और शैवाल। तो हम क्या लिखेंगे इसका उदाहरण? उदाहरण हमको सब में लिखना है ना। कवक और शैवाल लिख दिया आप लोगों ने इसका एग्जांपल। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो बीजाणु निर्माण लिख लिया आप लोगों ने। अब लिखेंगे क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मतलब कि कायिक जनन के बारे में। आइए हम क्या लिखेंगे? कायिक जनन मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए ये तो बहुत आसान है। इसमें जनक की जो है वनस्पति जो अंग होती है, तो लिखेंगे कायिक जनन में। देखिए जो हेडिंग रहेगा उसको जो है ना, उसको हम लोग अंडरलाइन करके चलेंगे। लिखेंगे कायिक जनन में। कायिक जनन में क्या होता है? तो लिखेंगे कायिक जनन में जनक के वनस्पति अंग से, तो वनस्पति अंग क्या होता है? जैसे कि मान लो कि उसका तना हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कायिक जनन में जनक के वनस्पति अंग से नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो कायिक जनन में जनक के वनस्पति अंग से नए जीव का क्या हो गया? निर्माण होता है। इसमें कोई दिक्कत? जैसे कि हम लोग जैसे कि गेंदा का पौधा लगाते हैं, फिर ठल्ली तोड़ते हैं, फिर दूसरी जगह लगा देते हैं, ऐसा करते हैं ना, है कि नहीं? इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण क्या होगा बताइए? इसका उदाहरण क्या होगा? तो बहुत है सर। आदि जिसको कि अदरक भी कहते हैं, आलू है ना, अदरक। आप अदरक लिख सकते हैं, आलू, आदि कर दीजिए। और क्या? आदि मतलब वो आदि नहीं, आदि का ये आदि का मतलब ईटीसी है। समझ गए कि नहीं? अदरक तो यहां लिख ही दिए हैं, उसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? अदरक को आदि भी बोल देते हैं। मतलब बिहार में तो भाई हमारे साइड तो ये बोला जाता है। ठीक है, तो हमने उदाहरण लिख दिया, जितना भी था उसको सब सेपरेट कर दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है? विशेषता। विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं हमको इसके, है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अलैंगिक जनन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो बोलेंगे सर कि ये जो है सिंगल पेरेंट्स, एक ही जनक से जीव का निर्माण हो जाता है। तो हम सिंगल पेरेंट्स हम सिर्फ मोटा मोटी लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिंगल पेरेंट का मतलब कि सर इसको आप कैसे लिखेंगे? अलैंगिक जनन में एक ही जनक से नए जीव का निर्माण हो जाता है। वहीं लैंगिक जनन होगा तो क्या होगा? दो लोगों का जरूरत पड़ेगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या हो रहा है कि एक ही जनक से निर्माण हो जा रहा है। तो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, हम बोल दे रहे हैं आपको फुल फॉर्म में, आप लिख लीजिएगा अगर लिखना होगा तो सिंगल पेरेंट्स, इसमें क्या होता है? सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उसका लिखेंगे युग्मक संलयन नहीं होता है। क्या लिखेंगे? युग्मक संलयन नहीं होता है। लिखेंगे नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कोई फ्यूजन गैमेट्स हुआ नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसमें जो है सर बहुत ज्यादा जो कहिएगा कि चेंज आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। जैसे कि देखो कि हम लोग जो अपने पेरेंट्स से बने हैं, तो क्या है, बहुत कुछ चेंज तो है ही, है ना। और कुछ चीज पेरेंट्स से मिलता है, जैसे कि थोड़ा बहुत फेस आपका मिल जाएगा। लेकिन कहिएगा पूरा फेस मिल गया क्या? नहीं। और क्या, आप में टैलेंट कुछ अलग होगा। हो सकता है आपका दिमाग कम काम करता हो पेरेंट्स से, या ज्यादा काम करता हो, आप ज्यादा टैलेंटेड हो। आपका आंख का जो कलर है वो चेंज हो गया हो। तो इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में जो परिवर्तन है वो ज्यादा आता है, लेकिन अलैंगिक जनन में परिवर्तन बहुत कम आता है। ये समझ है? ठीक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे?
इसमें कम विविधता पाई जाती है। कम विविधता होती है, कम या नहीं के बराबर, सिंपल सा बात है। ठीक है, उसके बाद प्रायः एक कोशिकीय जीव में होता है, प्रायः एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। मतलब कि जो हमारा अलैंगिक जनन है ना, वो मुख्यतः ऐसे ही जीव में होगा जो एक कोशिकीय होगा। अब कहिएगा हमेशा नहीं, हम प्रायः लिख रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे ऑलवेज, ऑलवेज नहीं, ऑफन, प्रायः, है ना। तो हम लोग क्या लिखे कि एक ही पेरेंट से इन्वॉल्व होते हैं, युग्मक संलयन नहीं होता है, कम विविधता होती है, प्रायः एक कोशिकीय जीव में ही पाया जाता है। 4 तो 5 तो हम लोग लिख ही सकते हैं, बताइए, है ना। उसके बाद हम बोलेंगे सर इसमें जो होता है ना तेजी से वृद्धि होती है, ये भी एक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तेजी से वृद्धि होती है इसके जीव में, इससे जो संतान पैदा होता है उसमें क्या होता है, तेजी से, उसमें तेजी से वृद्धि होती है, तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, सोचिए, और कुछ लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि सिंगल पेरेंट्स होते हैं, युग्मक संलयन नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या लिखा कि कम विविधता होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ऐसा होता है कि लाल गुलाब का फूल लगाए और वो जो है लाल से गुलाबी हो जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो सेम ही रहता है, प्रायः एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है और तेजी से वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है ना, वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अब ऐसा सोचोगे, पता है क्यों होता है तेजी वृद्धि से, क्योंकि जो उसका सेल है ना भाई, जो नया पौधा बना है उसका सेल भी तो पुराने सेल की तरह, पुराने पेरेंट्स की तरह ही तो है, मतलब मेच्योर सेल है, वो भी कोई नया सेल नहीं है, वो कोई छोटा सेल नहीं है, वो भी एक मेच्योर सेल है। तो वहां से वृद्धि जो होती है वो बहुत तेजी से होती है। समझ में आया। जैसे कि आप देखते होंगे जो ग्राफ्टिंग करते हैं हम लोग, पौधों में जो ग्राफ्टिंग करते हैं, आम रहता है, आम का पौधा, नया पौधा होता है, उसमें हम क्या करते हैं, दूसरा आम का पेड़ का वो लेके आते हैं ठल्ली, उसमें लगा देते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं आप लोग कि एक चेंज होता है, उसको हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं। वही जो है क्या है, कायिक जनन का एक एग्जाम्पल है। ग्राफ्टिंग क्या है, एक तरह का कायिक जनन है कि नहीं, बताइए बताइए, कोई दिक्कत। और सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं अनुवांशिक समानता होती है। क्या लिखेंगे, अनुवांशिक समानता होती है। मतलब जो संतान बनता है, उसमें क्या होता है, उसके पेरेंट्स के जैसा वो अनुवांशिक समानता पाई जाती है। ठीक है, समय आप सबको। तो चलिए आज हम लोग जो है 2 ही क्वेश्चंस कर पाए हैं हम लोग जो है। ठीक है, और हमारा जो है मतलब अच्छा खासा टाइम चला गया है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब। ठीक है, लेकिन अभी आपने कुछ देखा होगा कि दूसरे से बताया हुआ जो आंसर लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा मेरा, क्योंकि हम खुद 2 बार जो है बीपीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। तो भाई एक बात जान लो कि अगर हम मेंस लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा लिखने का तरीका तो आप सभी टीचरों से अलग मिलेगा आपको। समझ गए आप लोग। तो जो हम आपको बता रहे हैं फ्लो चार्ट डालना है, डायग्राम कहां डालना है, आप चीजों को वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट डाल देते हैं, उदाहरण डाल देते हैं, है ना, तो क्या होता है, कॉपी अच्छा सा लगता है देखने में, सजा हुआ लगता है देखने में। ठीक है, और बेहतर लगता है। तो एग्जामिनर के जो माइंड पर जो उसका इंप्रेशन पड़ता है वो बहुत सुंदर पड़ता है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो सिर्फ सुनने से ही याद हो गया होगा, है कि नहीं। तो आप बस ध्यान से सुनिएगा ना बस, और थोड़ा समझते चलिएगा तो आसानी से आप जो है इसको लिख सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।